टीवी। नीचे बैठो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 300 सीटों पर चुनाव हो गया है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए आज वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो गई थी। आज 2 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए हैं और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। हमारे रिपोर्टर्स दोनों ही राज्यों के चप्पे चप्पे पर, हर एक बूथ पर तैनात थे और इन रिपोर्टर्स को देखकर यह पता चल रहा है कि दोनों ही राज्यों का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, बल्कि यह ऐसा सेमीफाइनल है जो आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक जा सकता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। सीटों का मार्जिन 5 से 6 भी रह सकता है, क्योंकि वोटिंग भी बहुत बंपर हुई है। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक ही 73% वोट पड़ गया था। उधर छत्तीसगढ़ में भी शाम 6 बजे तक 70% वोट पड़ गए थे। जनता जब ईवीएम का बटन दबाने निकली तो किसकी किस्मत चमका कर आई, किसका फैसला करके आई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एक एक बूथ से क्या रिपोर्ट आ रही है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। फिर एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हुआ लॉक। 3 दिसंबर को किसकी मौज, कौन होगा ब्लॉक। एमपी का वनडे मैच, किसने मारा सिक्सर, किसका पकड़ा गया कैच। क्या छत्तीसगढ़ में मोदी की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनकी विदाई का समय आ गया है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ। क्या मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का कहा सच होने जा रहा है। मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। आप लिख के रख दो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है। मध्य प्रदेश में क्या कह रहा है नेताओं का ओपिनियन पोल। एमपी में क्या कहता है कमलनाथ का सर्वे। क्या है शिवराज की भविष्यवाणी। कितनी सीटें अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। कितनी सीटें अब तक का सबसे बड़ा बहुमत। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों का क्या होगा। बुंदेलखंड की 26 सीटों पर कमल खिलेगा या पंजा। भोपाल मध्य की 36 सीटों पर कौन जीतेगा। बघेलखंड की 30 सीटों पर किसकी किस्मत खुलेगी। महाकौशल की 38 सीटों पर कौन राज करेगा। मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर कौन जीतेगा। क्या मध्य प्रदेश में चुनाव एक तरफा है या फिर फंसा हुआ है। क्या मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह ही बीजेपी को वोट ज्यादा और सीटें कम मिलेंगी, या फिर कांग्रेस पूरी तरह से बाजी मार जाएगी। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक करीब 73% वोट पड़े थे और इस आंकड़े के बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। पूरी संभावना है कि आंकड़ा 1% और बढ़ जाएगा। पिछली बार यानी 2018 में 74.01% वोट पड़े थे। यानी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वोटिंग ट्रेंड सेम टू सेम रहने वाला है। तो क्या मध्य प्रदेश की वोटर जनता नेताओं को कंफ्यूज कर रही है। क्या मध्य प्रदेश का वोटर अपने वोटिंग ट्रेंड से कोई संदेश नहीं देना चाहता। 2018 और 2023 में बराबरी की वोटिंग से क्या मैसेज मिल रहा है। ये बराबरी की वोटिंग बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में 2% वोट प्रतिशत सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करता है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के ट्रेंड बताते हैं कि अगर 2% वोट ज्यादा पड़ जाए तो सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को होता है, और अगर वोट प्रतिशत 2% कम रह जाता है तो फायदा सीधा विपक्ष को हो जाता है। सबसे पहले 2018 के चुनाव को देख लिया जाए। 2013 के मुकाबले 2018 में वोटिंग प्रतिशत का अंतर 2% ज्यादा रहा। 2013 में
72.07% वोटिंग हुई थी, जबकि 2018 में 74.01% वोटिंग हुई। 2013 के मुकाबले 2018 में वोटिंग का अंतर 1.94% रहा। इन 2% वोट बढ़ने का नुकसान सीधे बीजेपी को हुआ। कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में 0.67% वोट कम मिले थे। 2018 में बीजेपी को 41.02% तो कांग्रेस को 40.35% वोट मिले थे। इसके बावजूद बीजेपी की सीटें कम रह गईं। इसी तरह से अगर 2013 की बात करें तो तब 2.79% वोटिंग ज्यादा हुई और फायदा सीधे सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को हुआ। 2008 में 69.28% वोटिंग हुई थी, जबकि 2013 में 72.07% वोटिंग हुई। इस चुनाव में बीजेपी की 22 सीटें बढ़ गई थीं, कांग्रेस को 13 सीटों का नुकसान हुआ था। इसमें से कांग्रेस को 36.38% वोट मिले, लेकिन 58 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 44.88% वोट मिले और 165 सीटें उसने जीती थीं। हालांकि इन वोटिंग ट्रेंड से नतीजों का सटीक पता तो नहीं चलता, लेकिन एक अंदाजा लगता है। यह माना जाता है कि जनता अगर सरकार से खुश है तो वो खुलकर वोट करती है, और अगर थोड़ी सी नाराज है तो वोट देने नहीं जाती, और यही वोटिंग परसेंटेज में दिखता है। सबसे ज्यादा धड़कनें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बढ़ी हुई हैं। वो भले ही 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन 5वीं बार सीएम बनने की राह में बहुत से रोड़े हैं। खुद मोदी ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार भी प्रोजेक्ट नहीं किया। इसके बावजूद शिवराज सिंह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दिन में 8 से 10, 12, 12, 13 सभाएं, 165 सभाएं, रिकॉर्ड तोड़ लिया आपने। कोहली या तेंदुलकर बन गए। इस कौन सी पिच पर खेल रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है, मेरे नेता है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। वो दुनिया के मन में भी है, वो देश के मन में भी है, और वो मध्य प्रदेश के मन में भी है। हम उनको बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, जनता भी श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरी ड्यूटी थी कि मैं अधिकतम परिश्रम करूं। मैंने दिन और रात पार्टी का काम किया है, और परिवार की तरह, क्योंकि मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता मेरा परिवार ही अंतरात्मा से, ये कहने की बात नहीं है। जब आपके हृदय में अपनी जनता के लिए प्यार होता है तो जनता के मन में आपके लिए प्यार उमड़ता है। तो भांजे भांजियों का लाड़, लाडली बहनों का प्यार, बुजुर्गों का, भाइयों का आशीर्वाद सब हमको मिला है, और हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। शिवराज सिंह के सामने वही कमलनाथ हैं जिन्होंने पिछली बार उन्हें मात दे दी थी। मुख्यमंत्री भी बन गए थे, लेकिन 11.5 महीने की सरकार को महाराज की बगावत ने गिरा दिया, और शिवराज सिंह चौथी बार फिर से मध्य प्रदेश के सीएम बने। कमलनाथ फिर से स्ट्रांग लग रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बांटने के दौरान कुछ नाराजगी दिखी थी। इसके अलावा कमलनाथ ने पूरा चुनाव बहुत सोच समझकर लड़ा है। उन्होंने बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़कर चुनाव लड़ा है। अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की इमेज को भी बरकरार रखा है। इसके अलावा कमलनाथ ने पिछली बार भी मिले धोखे को अच्छी तरह से भुनाया है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि इस बार उनके लिए मध्य प्रदेश जीतना मुश्किल नहीं होगा। मंदिर गए, हनुमान जी का आशीर्वाद एक बार फिर कमलनाथ जी को मिलने जा रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए हनुमान जी से उनका आशीर्वाद मांगा। सर, क्या लगता है क्यों जनता भरोसा क्या आपकी गारंटीज पर जताएगी, आपके चेहरे पर जताएगी, या बीजेपी से नाराजगी है इसलिए जताएगी? मैंने पिछले 2018 में वायदे किए थे। 11.5 महीने में मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मैंने क्या पूरा करा। इससे एक विश्वास है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से पिछली बार कांग्रेस टूटी थी और सरकार भी गंवानी पड़ी थी। इसलिए इस बार सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है। ग्वालियर चंबल रीजन उनका मजबूत गढ़ माना जाता है। सवाल है कि क्या अपनी नई पार्टी बीजेपी को वो यहां से जीत दिलवा पाएंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है।
लेकिन अगर बीजेपी जीती तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि रेस में बहुत से लोग हैं। मोदी ने शिवराज के नाम पर भी कुछ नहीं कहा है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं? मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूं, ना मैं कभी था ना आज हूं। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूं। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। नतीजा जो होगा वो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने चुनाव पूरी मेहनत से लड़ा है। खुद बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने सबसे ज्यादा जोर लगाया है। बीजेपी के 3 बड़े स्टार प्रचारकों यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने 50 सभाएं की हैं, जबकि कांग्रेस के स्टार कैंपेनर यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 जनसभाओं को संबोधित किया है। यानी ज्यादा सभाएं संबोधित करने के फ्रंट पर बीजेपी ही विनर दिख रही है। आज जो माहौल देश में है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और किसान मुसीबत में है, ड्रॉट है, फ्लड है, ऐसी चीज़ें बहुत है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पूरे यूथ्स लड़ रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बन गया है, ये सब बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग ये समझते हैं कि हम जाने से, भाषण देने से हमको वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग बड़े नाराज हैं और नाराज रहने के वजह से युवा हमारे पास आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है जो लोगों की नाराजगी और लोग जो परेशान हैं महंगाई के वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से, इससे फायदा हमको हो रहा है क्योंकि उनके निगेटिव स्टैंड से। लेकिन असली बात है स्ट्रैटेजी और मुद्दों की, क्योंकि चुनाव में जिसका नैरेटिव और स्ट्रैटेजी सटीक होती है वही जीतता है। मोदी ने आदिवासी बहुल जिलों पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि पिछले चुनावों में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें ही मिल पाई थी। किसी को चेहरा नहीं बनाया, बल्कि चुनाव पूरी तरह से प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़ा गया। इसीलिए पंच लाइन भी दी, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन मुस्कुराहट तो शायद परिचय दिखाई दे रही है। मुस्कुराहट जनता के होठों पे, इसलिए मेरे होठों पर है क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद साथ है। क्या असेसमेंट दिखाई दे रहा है सुबह? लगातार आपका तो पूरे प्रदेश में बातचीत चल रही है। शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। अब तक के सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ेंगे हम। कितने % वोटिंग हो गई सर अभी तक? अभी आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग चल रही। कई जगह भी लाइनें लगी हुई है। लाडली बहना है अभी भी मैदान में। कितना टफ रहा इस बार कुछ पिछली बार से? टफ नहीं, आनंद ही आनंद है। काय का टफ? वो तो चेहरे से मुस्कुराहट से दिखाई दे रहा है। कमलनाथ जी लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागिरी हुई है, प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है। हार के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा तो बना रहे हैं। बीजेपी की मेहनत अपनी जगह है और धरातल की स्थिति अपनी जगह पर, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की जमीन खिसकी हुई है। इसीलिए बीजेपी को केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधानसभा का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। बीजेपी ने 7 सांसदों और 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनावी मैदान में हैं। फिर एक बार मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं आप? अभी सिंधिया जी ने भी वोट दिया, आप भी वोट दे रहे हैं। लाडली योजना और किन किन ऐसे मुद्दों को आप अहम मानते हैं जिस वजह से आपको लगता है कि भाजपा आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास, इसकी स्वीकारोक्ति और मान्यता जनता के बीच में है और जनता इसे पसंद कर रही है और जनता ये मानती है भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। इसलिए जनता का रुझान पूरी तरह भाजपा के साथ। सत्ता के सेमीफाइनल का ये वनडे मैच मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी था, जहां आज दूसरे चरण में 70 सीटों के लिए वोट डाले गए।
जहां वोटिंग खत्म होने से पहले ही जीत की बधाई दी जाने लगी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे छत्तीसगढ़ को बधाई देकर कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित हो चुकी है। ये भी दावा है कि 2018 से बड़ी जीत होगी, लेकिन बघेल के इन दावों में कितना दम है? जो 5 साल कांग्रेस सरकार ने जो काम किया और लोगों को जो विश्वास हमने अर्जित की है, क्योंकि हर वर्ग के लिए कोरोना काल में भी हमारे जो इरादे वो डगमगाए नहीं, और उसका फल ये है कि आम जनता है वो कांग्रेस पे भरोसा करती है, कांग्रेस की सरकार पे भरोसा करती है। और हमारे नेताओं ने जो गारंटी दी है और पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उससे लोगों को विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा। महादेव ऐप घोटाले में सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आया। इसके अलावा ईडी और चुनाव आयोग ने भी बहुत सा पैसा पकड़ा जो चुनावों के दौरान इधर उधर होना था। इसीलिए शुरुआती रैलियों में जो मोदी थोड़े संभल कर बोल रहे थे, वो चुनाव के आखिरी दौर में इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि जनता को शपथ ग्रहण का न्योता रैली में ही दे आए। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं। मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए। और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। बीजेपी जान रही है कि नैरेटिव की पिच पर उनकी पिचिंग मजबूत है, इसीलिए प्रधानमंत्री की तरह बीजेपी के लोकल नेता भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। खुद रमन सिंह दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़े बहुमत से सरकार बना रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब कहीं कोई शंका नाम की चीज किसी के अंदर नहीं है, और जनता भी अब कहने लगी है। जबरदस्त अंडर करंट पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने देखा। जनता ने भूपेश के खिलाफ जो आक्रोश है, उसको हमने देखा कि किस प्रकार की नाराजगी छत्तीसगढ़ में इस 5 साल के कार्यकाल में, जहां पूरी तरीके से विकास को ठप करके रखा गया है, पूरे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए मुख्यमंत्री, और उसकी वजह से एक परिवर्तन। और छत्तीसगढ़ी भाषा में जब कहते हैं कि हम अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर दो फाड़ भी बहुत है। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव आपस में ही लड़ते रहे। अभी भी वोटिंग के दौरान ही टीएस सिंहदेव ने फिर से मुख्यमंत्री वाला पासा फेंक दिया है। मेरा नाम कभी भी पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। सीएम के लिए एक जॉइंट लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं, और उस जॉइंट लीडरशिप को अगुवाई अभी भूपेश बघेल जी जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो कर रहे हैं। मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के लिए मैंने तो नहीं सुना पार्टी ने प्रोजेक्ट किया। लोगों के मन में रहता है, जो संपर्क के लोग रहते हैं कि भाई ये आगे बढ़ता तो चलो। आज नरेंद्र मोदी ने वो बात कही जो दुनिया का कोई दूसरा नेता सोचता भी नहीं है, वैश्विक मंच पर कभी कहता भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गजा में जो जानें जा रही हैं उनका भी दुख है, इजराइल में जो बेगुनाह मारे गए हैं उनका भी दुख है। अब युद्ध कैसे रुकेगा, इजराइल वाले रास्ते से या नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते से? आज गजा के अस्पतालों में हमास के अड्डों की तस्वीरें फिर आई। साउथ गजा में इंटरनेट, मोबाइल सब बंद हो गया। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी हुए। हमास ने बंधकों को कहां छिपाया है, इसके बारे में क्या पता चला, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में वॉर का सेकंड स्टेज बहुत भयंकर। हमास की आखिरी लड़ाई कैसी बिसात बिछाई। नॉर्थ गाजा में सफाई, साउथ गाजा में आफत आई।
नॉर्थ गाजा, जिसे हमास का गढ़ माना जाता था, वहां इजराइल का ऑपरेशन सेकंड स्टेज में पहुंच चुका है। मतलब हमास के जितने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कंपाउंड, रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम नॉर्थ गाजा में थे, वो तबाह हो चुके हैं। 160 से ज्यादा सुरंग सिस्टम भी खल्लास हो चुके हैं। अब नॉर्थ गाजा में क्या हो रहा है? इजराइल की फौज टैंक और बुलडोजर के साथ एक एक गली को छान रही है। जैसे ही कुछ संदिग्ध दिखता है, वहां तोपों और गन से ऐसी बौछार होती है जिसकी कल्पना भी हमास ने नहीं की होगी। पहले नॉर्थ गाजा की गलियों में हमास के लड़ाके मरकावा टैंक को आसानी से उड़ा रहे थे, लेकिन अब इजराइल को ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब इजराइल का अगला एक्शन क्या होगा, इसका अंदाजा साउथ गाजा के आसमान पर दिख रही इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये फास्फोरस बम का प्रहार है। नॉर्थ गाजा में घुसने से पहले इजराइल ने यहां पर भी इसी तरह से अटैक किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्थ गाजा को मिट्टी में मिलाने के बाद अब इजराइल साउथ गाजा में भी हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। साउथ गाजा में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। फोन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। साउथ गाजा का संपर्क अब पूरी दुनिया से कट चुका है। मतलब साउथ गाजा पर बड़ा हमला होने वाला है। हम इसे पूरा करेंगे। हमें कुछ काम पूरा करना है, लेकिन हम इसके करीब पहुंच रहे हैं। चेतावनी का समय समाप्त हो गया है। जो लोग नॉर्थ गाजा खाली करके नहीं गए हैं, वो भी इस लड़ाई की चपेट में आएंगे। हमास का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, उसे पूरी ताकत से कुचल दिया जाएगा। साउथ गाजा में खुद को बचाने के लिए हमास ने एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट की बौछार की है। दूसरा फ्रंट खोला है ईरान ने। वो अस्पतालों में हमास के अड्डों को बचाने के लिए नया प्रोपेगेंडा लेकर आया है। ईरान का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में इजरायली फौजों को कोई टनल, कोई हमास का टेरर सेंटर नहीं मिला है। लेकिन इजराइल ने अल शिफा अस्पताल की नई तस्वीर जारी करके ईरान के दावों की पोल खोल दी है। अल शिफा अस्पताल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर फर्श तोड़ी गई तो वहां हमास का पूरा टनल नेटवर्क मिला। हमास ने 2007 से 2023 के बीच कैसे गजा के अस्पतालों को अपने टेरर अड्डों में बदल दिया, उसकी एक और तस्वीर इजराइल ने जारी की है। ये तस्वीर गजा के रत्निसी अस्पताल की है, जहां हमास की सुरंगों का नेटवर्क मिला है। गजा के एक और बड़े अस्पताल अल कुद्स में हमास का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था। इजराइल ने वहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। इनकी तस्वीरें आईडीएफ ने जारी की हैं। लेकिन हमास के हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा अल शिफा अस्पताल में मिल रहा है। अब अल शिफा अस्पताल के कंपाउंड में एक कार पार्किंग में मिली है। कार से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए इस कार को तैयार किया गया था, लेकिन किसी वजह से ये कार नहीं ले जाई गई। In the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital, and this is what Hamas is trying to hide from you. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs, AK-47s. We see handcuffs, knives, preparation for taking hostages from Israel on the attack of October 7th. As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be for humanitarian aid. They have all this evil hidden here. As we can see, we are in the heart of the hospital, and this is where they choose to hide everything, because they know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shields. हमास ने कहां छुपाए हैं इजरायली बंधक? क्या अल शिफा की सुरंगों में कैद हैं बंधक?
ये तस्वीर 19 साल के नोवा मार्शियानो की है। 7 अक्टूबर को उन्हें हमास ने किडनैप कर लिया था। उनकी बॉडी अल शिफा अस्पताल से सटे एक कंपाउंड में पाई गई है। नोवा इजरायली सेना की 414वीं बटालियन की बॉर्डर गार्ड्स कोर में थी। 7 अक्टूबर को उनकी ड्यूटी गाजा बॉर्डर से सटे किबुत्ज नहल ओज में थी। ये दूसरी तस्वीर यहूदित की है, जो अपने परिवार के साथ किबुत्ज बीरी में रहती थी। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने उनके पति की हत्या कर दी और उन्हें किडनैप कर लिया था। उनकी डेड बॉडी भी अल शिफा अस्पताल के पास मिली है। जहां पर उनकी बॉडी पड़ी थी, वहां से हमास के हथियार भी मिले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल शिफा अस्पताल में बने टेरर सेंटर में 7 अक्टूबर का पूरा प्लान बना? क्या अल शिफा अस्पताल हमास का सबसे बड़ा टेरर सेंटर है? क्या अल शिफा से जुड़े सुरंग सिस्टम में सिनवार और दाइफ रह रहे थे? इजराइल का दावा है कि अल शिफा अस्पताल में मिले हमास के कंप्यूटर से कुछ बंधकों की तस्वीरें मिली हैं। एक डेटाबेस भी मिला है जिसमें बंधकों का जिक्र है। कंप्यूटर में और क्या क्या डेटा है उसे रिकवर किया जा रहा है। अल शिफा अस्पताल से एक बॉडी ट्रैप्ड व्हीकल भी मिला है। इसी तरह के व्हीकल का इस्तेमाल 7 अक्टूबर को किया गया था। आईडीएफ को शिफा अस्पताल में एक सुरंग शाफ्ट मिला और इंजीनियरिंग कोर वहां सुरंगों के पूरे सिस्टम का पता लगा रहा है। हमें एक कार भी मिली है जिसे 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसे नहीं लाया गया था। ये कार अल शिफा अस्पताल के पार्क में मिली, जिसमें हमें कई हथियार मिले हैं। मैं जब अल शिफा अस्पताल के दौरे पर गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये हमास की अन्य भूमिगत सुरंगों की तरह यहाँ भी जटिल और शाखाओं वाली सुरंगें हैं। अस्पताल में अल-कुदस में कई हथियार पाए गए और सेनाएं अभी भी वहां काम कर रही हैं। अब सवाल यह है कि अल शिफा की सुरंगों में इजराइल कैसे ऑपरेशन करेगा? द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के एक फौजी अफसर ने बताया है कि सुरंगों में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ सुरंगों को ब्लास्ट जेल यानी स्पंज बॉम्ब से बंद किया जा सकता है। दरअसल इजराइल इस खतरे को भांप चुका है कि हमास जिस तरह से बीते 2 दिनों से अचानक गायब सा हो गया है, वो नए गुरिल्ला वॉर की तैयारी में है। ये बड़े हमले से पहले की शांति है, इसीलिए अल शिफा में इजराइल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। इजराइल ने नॉर्थ गाजा के समंदर किनारे सटी बस्ती से हैवी वेट रॉकेट, यूएवी और हथियार बरामद किए हैं। क्या इन्हें 7 अक्टूबर के बाद समंदर के रास्ते लाया गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 42 दिन से चल रही इस जंग का अंत कैसे होगा? कौन इस जंग का अंत करवाएगा? दुनिया नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है। मोदी ने एक बार फिर इजराइल के सिविलियन इलाकों में हमलों की कड़ी निंदा की है। मोदी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को समझा रहे हैं कि युद्ध से हल नहीं निकलेगा, बैठकर बातचीत करनी होगी। लेकिन देश में कुछ लोग अलग ही टेप बजा रहे हैं। रजा अकादमी ने मुंबई में फ्राइडे प्रेयर के बाद बच्चों के हाथों को लाल रंग से रंग दिया, उन्हें गलियों में तख्तियां पकड़ाकर दौड़ा दिया। रजा अकादमी को यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों का जंग जैसे मसले पर इस तरह से इस्तेमाल ठीक नहीं है। इजराइल के सिविलियन इलाकों में हमलों से हर कोई दुखी है, लेकिन उस पर सियासत चमकाना कहां तक ठीक है? दरअसल इन्हें फिलिस्तीनियों से ज्यादा फिक्र इस बात की है कि कैसे हर फ्राइडे को मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। रजा अकादमी को अच्छी तरह मालूम है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद अरब मुल्कों के साथ भारत का व्यापार और रिश्ते दोनों कितने अच्छे हुए हैं, लेकिन रजा अकादमी ने अरब मुल्कों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। पता है क्यों? क्योंकि अरब मुल्कों ने मीटिंग में इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया। रजा अकादमी भी युद्ध चिल्ला रही है ताकि उसके आका खुश हों और उसकी मोदी विरोधी दुकान चलती रहे। एक मीटिंग का मकसद ये है कि अरब लीग ने एक मीटिंग रखी थी जिसके अंदर कुछ तजावीज़ रखी गई थी कि फ़ज़ाई हुदूद को बंद किया जाए, पेट्रोल बंद किया जाए, ताकि जो है जो बमबारी हो रही इसराइल पर वो कमज़ोर हो जाएं और हिमायत में फ़िलिस्तीनियों के लिए। लेकिन अरब ममालिक ने, मिस्र ने और दीगर ममालिक ने जो है इस
तजावीज को मुस्तरद कर दिया, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और कायदे अहले सुन्नत और मोइन मशाइख इसकी मजम्मत करते हैं कि कम से कम हमदर्दी का इजहार करते हुए जो है ये कहना चाहिए था कि हम तुम्हारे साथ हैं, उन हुदूद को बंद कर रहे हैं, उनके मसनूआत का बायकाट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी इतना तो कर सकते हैं एक मुसलमान होने के नाते। भारत के अमेरिका से भी गहरे रिश्ते हैं, लेकिन रजा एकेडमी बाइडेन को वॉर क्रिमिनल घोषित कर फांसी देने की बच्चों से नारेबाजी करवा रही है। मोदी विरोधी ऐसे टेप दिल्ली, पटना, जयपुर, रायपुर, अमृतसर, हैदराबाद, चेन्नई सब जगह बजाए जा रहे हैं। दरअसल इन्हें फिलिस्तीन इजराइल जंग से ज्यादा लेना देना इस बात से है कि जंग पर मोदी को कैसे घेरा जाए। अमन अमान की दुआ की गई है, पूरी दुनिया के शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए दुआ की गई है। अगर दुआ से भी किसी को तकलीफ है तो वो ये भारतीय जनता पार्टी है और इन लोगों ने जो ज्यादती की है, हमारा वैल्यू चेंज जबरदस्ती किया गया। हमारे जो लोग आना चाहते थे, दुआ करना चाहते थे, दुआ में शरीक होना चाहते थे, उन लोगों को रोका गया। पूरी दुनिया देख रही है, मानवाधिकार मर चुका है लोगों का, ज़मीर लोगों का बढ़ चुका है। और वो तमाम अरब ममालिक जो मैं ख़ास तौर से उनकी मजम्मत और मुखालफत करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम दिल्ली में अरब एम्बेसी के सामने धरना देंगे। लेकिन लखनऊ जैसे शहरों में मुसलमान समझदारी की बातें कर रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि मोदी ही इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। बहुत अच्छा कदम भारत ने उठाया। हाँ, बहुत अच्छा कदम। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोशिश करें तो वहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है? हाँ, हो सकती है। अगर कोशिश करेंगे शांति हो सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को लोग पूरी दुनिया लोहा मान रही है। मुल्क की तरफ से, आवाम की तरफ से यहाँ से पैगाम इजराइल तक पहुँचे कि हम सब लोग जो इंडिया में रहते हैं या फिर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में मुस्लिम हैं या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो सब यही अपील कर रहे हैं कि ये इस युद्ध को रुकना चाहिए। ये तो गलत कर रहे हैं, इजराइल जो है फिलिस्तीन पर गलत कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई ये सच्चाई नहीं बताएगा कि मोदी जंग खत्म कराने के लिए क्या कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल के खिलाफ यूएन में वोट दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इजराइल उन इलाकों को खाली करे जहां फिलिस्तीनी बस्तियों को उजाड़ कर लोगों को बसाया गया है। भारत के मुसलमानों को यह भी कोई नहीं बताएगा कि मोदी युद्ध खत्म कराने के लिए और क्या क्या कर रहे हैं। मोदी बाइडेन से बात कर चुके हैं। मोदी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से बात कर चुके हैं। मोदी यूएई और जॉर्डन से भी बात कर चुके हैं। मोदी पुतिन के संपर्क में भी हैं। मोदी ने ग्लोबल साउथ के सम्मेलन में भी मिडिल ईस्ट के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने दक्षिण एशिया के देशों से भी युद्ध खत्म कराने में सहयोग मांगा। उन्होंने एक बार फिर गाजा की रिहायशी बस्तियों में हमले को गलत बताया। हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 Cs के साथ आगे बढ़ें। इजरायली सेना हमास आतंकियों को उनकी सबसे सेफ जगह सुरंगों में मार रही है। दरअसल आईडीएफ ने हमास की सुरंगों का तोड़ निकाल लिया है।
इजरायली सेना गजा की एक एक गली में मौजूद हमास की सुरंगों को सिर्फ रोबोट और ब्लास्ट जेल से तबाह कर रही है। इसके लिए इजरायली सैनिकों को एक भी गोली नहीं चलानी पड़ रही। आखिर इजरायल की नई तकनीक क्या है जिसे हमास के पाताल लोक का तोड़ माना जा रहा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या इजराइल ने हमास के पाताल लोक का तोड़ निकाला? क्या है ब्लास्ट जेल जिससे बिना घुसे सुरंगें तबाह कर रहा है इजराइल? अब तक इजराइल ने हमास की कितनी सुरंगें तबाह की? कैसे मैपिंग टेक्नोलॉजी और रोबोट सुरंगों पर कहर ढा रहे हैं? नॉर्थ गाजा को घेरने के बाद अब इजरायली सेना का पूरा फोकस हमास की सुरंगों को खत्म करने पर है। एयर स्ट्राइक से 150 सुरंगें खत्म करने के बाद इजराइल की ग्राउंड फोर्स अब गाजा के स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों के पास और उनके अंदर मौजूद सुरंगों को खत्म कर रहा है। हमास की सुरंग का ये सबसे ताजा वीडियो अल शिफा हॉस्पिटल के पास का है। इजरायली सेना ने हॉस्पिटल के अंदर मौजूद इस सुरंग को खोज निकाला है। इजराइल हमास की सुरक्षित पनाहगार बनी इन सुरंगों को नष्ट भी करता जा रहा है। दरअसल पूरे गाजा में हमास ने ऐसी सुरंगों का पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा है। स्थानीय लोग इसे गाजा की मेट्रो कहते हैं। हमास ने 41 किलोमीटर लंबे गाजा में 1300 से ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई 500 किलोमीटर है। अगर दिल्ली मेट्रो से इसकी तुलना करें तो यह 100 किलोमीटर ज्यादा है। दिल्ली मेट्रो की कुल लंबाई 393 किलोमीटर है। ये सुरंगें 20 से 100 फीट गहरी हैं, वही ये 6 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी हैं। हमास की ये सुरंगें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। गाजा की हर गली में इन सुरंगों का एक्सेस पॉइंट है। इस वजह से अमेरिका तक इजराइल को गाजा में जंग नहीं करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन इजराइल ने अब इन सुरंगों का तोड़ निकाल लिया है। आईडीएफ के सामने गाजा पर हमले के बाद सबसे बड़ी चुनौती हमास के सुरंग नेटवर्क का पता लगाने की थी। इसके लिए आईडीएफ की इंजीनियरिंग कोर ने मैपिंग टेक्नोलॉजी और मैपिंग रोबोट का सहारा लिया। इससे बड़ी सफलता मिली क्योंकि हमास की इन सुरंगों में घुसना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में इजरायली सेना ने रोबोट भेजकर इन सुरंगों के अंदर की जानकारी जुटाई। इसके बाद ब्लास्ट ड्रिल का इस्तेमाल कर इन सुरंगों को खत्म कर दिया। बीट हनौन में 3 एंट्रेंस का पता इसी टेक्नोलॉजी से लगाया गया। इसके बाद पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया गया। नई टेक्नोलॉजी से इजरायली सेना को टनल में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। आईडीएफ सबसे पहले मैपिंग टेक्नोलॉजी से सुरंगों का पता लगाती है। इसके बाद रोबोट को सुरंग में उतारा जाता है। रोबोट के अंदर जाते ही हमास आतंकी इजरायली सैनिक समझकर उन पर हमला करते हैं। इसी बीच इजरायली सेना सुरंग के एंट्री पॉइंट से बड़ी मात्रा में ब्लास्ट जेल डालती है। इसके बाद डेटोनेटर से ब्लास्ट कर दिया जाता है।